देखो बेटा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कर रहे थे। ठीक, क्वेश्चन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर A. Conformers, B. Enantiomers, C. Structural isomers, और D. Not isomers। बताओ बेटा। बताओ बेटा, ये लोग क्या है? कन्फर्मेशनल, कन्फर्मर है, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल। चलो ये भी पढ़ाया नहीं, ये ऑप्टिकल में आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक में आपकी मदद कर दी, बाकी तीनों में बताओ। देखो ये है क्या? एक ये आगे वाला कार्बन, सपोज ये, इस पे क्या लगे? 2 CH3 और 1 H। और इसके ठीक पीछे पीछे वाला कार्बन, उस पे क्या लगा? 1 CH3। बताओ भाई, पीछे वाला कार्बन C, उस पे 3 H लगे। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है। ये बताओ क्या? एक कार्बन आगे वाला ये, इस पे लगा है क्या? 1 CH3 और 2 क्या लगे? H। पीछे वाला कार्बन, इस पे क्या लगे? 2 H और 1 CH3। तो बताओ ये क्या है? आइसोब्यूटेन। और ये क्या? एन-ब्यूटेन। तो ये कन्फर्मर थोड़ी ना है, ध्यान से देखो। ये ऐसे ही देख सकते थे, यहाँ पे एक कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, यहाँ पे एक कार्बन पे 1 ही CH3 लगा है, इसीलिए कन्फर्मर हो ही नहीं सकते। स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकते। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? जिसमें केवल स्पेस में चेंज हो, वैसे तो एक ही साथ हो, तो ये तो एक ही साथ है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल में भी कौन से हो गए? ये चेन आइसोमर। ठीक है, ये क्या हो गए? चेन आइसोमर। ठीक, कुछ क्वेश्चन में जेई वालों को स्पेशल दे रहा हूं, नीट वाले को क्वेश्चन ना लिखें। लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ all the important conformers of A 1122 tetrachloroethane, B 2,3 dichlorobutane along C2C3 bond। तो क्वेश्चन दिया बोला, ड्रॉ ऑल द इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स ऑफ A and B and arrange them in order of their stability
एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब है? डाइपोल मोमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन कि ड्रॉ all the important conformer of 1,2-dichloroethane. 1,2-dichloroethane. Arrange them in order of their stability and also predict the effect of temperature on dipole moment of 1,2-dichloroethane. ठीक, अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ, पहला सक्सिनिक एसिड, दूसरा एट हाई पीएच और बी लो पीएच। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, ड्रॉ ऑल द इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स ऑफ 3-methyl pentane and arrange them in order of their stability. 3-methyl पेंटेन, रुको एक मिनट, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। 3-methyl पेंटेन ये कहां पर? C2C3। 3-methyl पेंटेन A, B, 3-methyl हेक्सेन C3C4, C3,3-dimethyl हेक्सेन C3C4 और N ब्यूटेन C1C2। भाई N ब्यूटेन हमने हमेशा C2C3 किया ना, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है IIT JEE 2005 का, उसमें देख लेना 41 ईयर्स में IIT JEE 2005 का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सिग्मा म्यू आई एक्स आई। एक ये क्वेश्चन है, ये आपने करना है। ठीक, ठीक है, इसके अलावा एक पैसेज भेजूंगा मैं, वो आपने क्वेश्चन लिख के करना है। ठीक है, पैसेज भेजूंगा 3 क्वेश्चन का। ठीक, तो इतना जेई वालों ने करना है, नीट वालों ने ये सब कुछ भी नहीं करना। जेई में भी जिसने एडवांस की तैयारी करनी है उसी ने करना है बस, और किसी ने भी नहीं करना।
ठीक है सर, क्या ये क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एडवांस और मेंस के बीच के लेवल है। हालांकि बोल सकते हो कि एडवांस का वेरी इजी क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसके अलावा इतने के लिए जगह छोड़ने के बाद 13 पेज एडवांस के लिए और छोड़ दो कंफर्मेशनल में। 13 पेज अभी नहीं, रुको, ठीक है। तो पहले तो इसके लिए जगह छोड़ दो जेई वाले, अब नीट वाले भी करेंगे। देखो ये क्वेश्चन केवल जेई वालों के लिए थे, तो बेटा जेई वाले पहले तो इसके लिए जगह छोड़े। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताना चाहता था एडवांस में ही, लेकिन नीट में भी मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, नीट में बताता ही नहीं, छोड़ो। जेई वाले इसके लिए तो जगह छोड़े ही छोड़े, इसके अलावा 13 पेज और छोड़ दे। अगर आपकी राइटिंग इस फॉन्ट, ये फॉन्ट साइज है और इतनी बड़ी कॉपी है, तो आप 13 पेज छोड़ेंगे। 13 मतलब 1 2, ये 2 हो गए, ठीक है। इतनी बड़ी कॉपी इस फॉन्ट साइज में आपको 13 पेज छोड़ना है जेई वालों को, वो भी जेई वालों को नहीं, जिसको जेई एडवांस की तैयारी करनी है, ठीक। अब देखो हम आते हैं आज के टॉपिक पे, कंफर्मेशन इन साइक्लोएल्केन्स। कंफर्मेशन इन साइक्लोएल्केन्स, ये बड़ा टॉपिक सबको पढ़ना है, जेई नीट सबको। कंफर्मेशन इन साइक्लोएल्केन्स, ठीक। तो लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ cycloalkane can be explained by 2 theories. पहला बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये ओल्ड थ्योरी है, दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये पहली थ्योरी है तो हम पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी cycloalkanes are planar. According to this theory cycloalkanes are planar, ठीक। अब ये देखो साइक्लोएल्केन में मैंने क्या बना दिया भाई, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये बना दिया मैंने, ठीक। अब तुम देखो ज्योमेट्री के हिसाब से इसका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108, और इसका 120 है कि नहीं। तो देखो एंगल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इसका होना चाहिए 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री और 120 डिग्री। लेकिन तुम देखो हर एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 कब होता है कार्बन, जब एक कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो वो क्या होता है, sp3। तो उसका एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, तो एंगल एक्चुअल होना कितना चाहिए था,
ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सबका एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक, ये सबका एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अब तो मुझे ये बताओ कि रिंग स्ट्रेन कितनी है? स्ट्रेन मतलब खुद सोचो, ये 60 डिग्री है और होना कितना? ये होना कितना चाहता है? ऐसे खुलना चाहता है। ये देखो, ये एंगल कितना है? 109 डिग्री। सपोज ये एंगल, ये जो एंगल है मेरी उंगलियों और अंगूठे के बीच में, ये होना चाहता है इतना, लेकिन तुमने इसको ऐसे पकड़ा जबरदस्ती एंगल इतना। अब ये कितना हो गया? 60। लेकिन ये हमेशा खुलना चाहता है ऐसे। ये देखो, जबरदस्ती तुमने पकड़ रखा है, ये खुलना चाह रहा है, लेकिन ये इधर से पकड़ा हुआ है तो खुल नहीं पा रहा है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको? ये देखिए, ये खुलना चाह रहा है। तो जैसे ये देखो, तो यानी ये बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है इसको, और स्ट्रेन होगा भी। खुद सोचो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, ये मान लो ये है, ये 109 डिग्री है। ठीक, अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने पास हैं, और 109 डिग्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने दूर हो गए, दूर हो गए। और इसमें क्या है? बहुत पास पास है। पास पास है तो ये क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन। यानी ये क्या होना चाहेगा? खुलना चाहेगा। ये इस तरह से खुलना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें क्या होगी? स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी। इसकी रिंग स्ट्रेन कितनी होगी? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल। तो ये घटाओ, तो ये मैं फटाफट लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 49.5। ठीक, मतलब 49 डिग्री 28 मिनट्स, ये 19 डिग्री 5 मिनट्स, 1 डिग्री 5 मिनट्स। कुछ गड़बड़ ठीक है मैंने? नहीं, सही है। ये -10 डिग्री, ये गलत लिखा हूं मैं, 28 मिनट्स लिखना चाहिए, मैं 5 मिनट्स लिखता हूं। ठीक है, और अगर हम साइक्लोहेप्टेन भी बना लें, ये देखो, तो इसका एंगल क्या होगा? मोर देन 120 डिग्री होगा, लेकिन होना कितना चाहिए? सब sp3 है, तो इसकी स्ट्रेन भी क्या होगी? मोर देन दिस। ठीक, तो बेयर की स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ? ये लिखो, सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें? इसमें। भाई सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें होगा। फिर देखो, इसमें देखो, अभी 90 डिग्री पे फिर भी दूर दूर हो गए, और इसमें सोचो बहुत ही कम स्ट्रेन होगा, क्योंकि ये एंगल तो अप्रोक्सीमेटली 108 है। 108 यानी कितना हो गया? 109 डिग्री के बिल्कुल पास। ठीक, लिखो, तो स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस में होगा? बताओ, स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा किस में? साइक्लोपेंटेन प्रोपेन में, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में, उसके बाद साइक्लोपेंटेन में। लिखो, तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा? ये। ठीक, अब देखो, ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। इवन स्टेबिलिटी की बात करें, इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन केवल कितना है? 1 डिग्री, और इसमें कितना है? 10 डिग्री। ठीक, तो स्टेबिलिटी अगर देखें तो ये पाओगे क्या कि साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल है किससे? साइक्लोहेक्सेन से। तो ये थी बेयर की स्ट्रेन थ्योरी, उसके हिसाब से कि इनमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं होता है, फिर इसमें बढ़ने लगता है, फिर जैसे जैसे जाओगे बढ़ने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू, ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
लिखो, अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन should be cyclopentane. Most stable cycloalkane should be cyclopentane. But experimentally it has been found that cyclohexane is most stable. Cyclohexane is most stable. ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेरिमेंट से जो आ रहा है वो बेयर को क्यों गलत साबित कर रहा है? तो नोट करके लिखो, दिस इज बिकॉज नहीं, ऐसे लिखो कि Bayer theory was proven wrong because Bayer's theory was proven wrong because Bayer assumed that all cycloalkanes all cycloalkane are planar. All cycloalkanes are planar, which is not true. आगे लिखो, to avoid strain except cyclopropane. To avoid strain except cyclopropane, all other cycloalkanes are non-planar. तो अगर एग्जाम में आया कि बताओ ये प्लेनर है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? नहीं। ये प्लेनर है कि नहीं? नहीं। ये प्लेनर है कि नहीं? नहीं। ये प्लेनर है कि नहीं? नहीं। क्या बोलोगे? कि प्लेनर नहीं है। ठीक है, ये दी आर नॉट प्लेनर। ठीक, हिंदी में लिख लो, बेयर ने जो प्लेनर बोला था, तो प्लेनर मतलब क्या था? सारे कार्बन प्लेनर है, हाइड्रोजन की बात नहीं। लिख लो, बेयर के हिसाब से प्लेनर मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन। प्लेनर मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन। वो हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है। तो बेयर ने क्या माना था कि बेयर ने जब प्लेनर की बात, पहली बात तो ये कि इनमें से साइक्लोप्रोपेन को छोड़कर कोई भी प्लेनर नहीं होता। बेयर ने क्या माना था कि सारे के सारे क्या होते हैं? प्लेनर, जो कि गलत है। लेकिन बेयर ने भी जो प्लेनर माना था, वो प्लेनर किसको माना था? प्लेनर मतलब ये जो कार्बन की साइकिल बन रही है, ये प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर मतलब जो कार्बन की साइकिल बन रही है, ये प्लेनर है। हाइड्रोजन की बात उसने नहीं कही थी, ध्यान रखना। ठीक, तो अब दूसरा तरीका, एक्सपेरिमेंटल मेथड। बेयर क्या था? थ्योरेटिकल। तो हम क्या कराएंगे? कंबस्शन थ्योरी। तो होता क्या है, जैसे C3H6, इसका कंबस्शन कराओ। कंबस्शन ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फ्लैश को भी कराई नहीं है, थर्मो एरो न्यूक्लियस को थर्मो करा चुका हो। तो ये देखो, इसका कंबस्शन होगा तो CO2 प्लस वाटर आएगा। तो ये देखो 3CO2 3 वाटर। ठीक, ये बैलेंस कर लेना। तो कंबस्शन में हमेशा क्या निकलती है? एनर्जी। कंबस्शन में भाई किसी भी चीज को जलाओ, एक माचिस तो लगानी होती है, उसके बाद तो कितना धू करके जलता है। तो कंबस्शन में हमेशा क्या निकलती है? एनर्जी। ये जो एनर्जी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन।
इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। अब अगर इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो खुद बताओ इस कंपाउंड में एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। तो कंबस्शन करने पर कम एनर्जी निकलेगी, है कि नहीं? कंबस्शन करने पर लेस एनर्जी रिलीज होगी। है कि नहीं? और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है यानी इसमें एनर्जी ज्यादा है तो कंबस्शन करने पर मोर एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि डेल्टा एच कंबस्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक। और एक बात, जितने ज्यादा कार्बन होंगे, बेटा सुनिए, ऑब्वियसली यार 3 लकड़ी जलाओगे तब ज्यादा एनर्जी, भाई 3 कार्बन क्या, कोयला, तो 3 कोयले जलाओगे तब ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि 4 कोयले की 5 कोयले? सर ऑब्वियस सी बात है, 5 कोयले जलाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए क्या लिखा है कि डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक। और ये कब देखोगे? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। तो पहले तो क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम ज्यादा है यानी ज्यादा कोयले यानी ज्यादा एनर्जी। अगर कोयले 3 ही है तब क्या देखोगे? जिसमें ज्यादा कंबस्शन उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसमें ज्यादा एनर्जी निकल रही मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। लिखो। ठीक। तो अब देखो फिर से, अब देखो डेल्टा एच कंबस्शन, ये कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूँ जिससे आप जो मैं कह रहा हूँ वो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकलेगी? ऑब्वियसली इसमें निकलेगी और सबसे कम इसमें निकलेगी। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। तो देखो सपोज 2091 2744, ऑब्वियसली बात है इसमें ज्यादा नहीं, भाई इसमें 7 कोयले जला रहे हैं, इसमें 3 ही कोयले जला रहे हैं। तो अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि एक कोयला जलाने में कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच कंबस्शन पर CS2। पर CS2 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन के लिए हम देख रहे हैं। तो एक पर कार्बन, तो इसमें कितने हैं? 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे 697। 2744 इसमें डिवाइडेड बाय 4 करोगे 686। 3320 डिवाइडेड बाय इसमें क्या करोगे? 5 करोगे 664। 3952 डिवाइडेड बाय 6 करोगे 658। 4637 डिवाइडेड बाय 7
662.5। ये देखो सबसे कम किसकी निकली, इसी की तो निकली। एक CS2 जलाने पर सबसे ज्यादा एनर्जी ये दे रहा है, देखो कम हुई कम हुई कम हुई फिर बढ़ गई। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि साइक्लोएल्केन में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन। तो एक्सपेरिमेंट से, और अगर वो करोगे तो फिर बढ़ती चली जाती है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो अगर मान लो हम रिंग स्ट्रेन निकालें, रिंग स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, मान लो इसको हम मान लें 0 अपने मन से। सर 0 कैसे मान लिया, अरे कहीं मान तो 0 मानना होता है। चलो डिफरेंस देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है, इसलिए इसको 0 मान लिया। ठीक, तो इसमें देखो एक CS2 में कितना डिफरेंस है बताओ, 39 का, और कितने CS2 है इसमें, 3। तो इसमें स्ट्रेन कितनी होगी, 117। इसमें कितना डिफरेंस है देखो, 686 माइनस 658 इंटू 4, क्योंकि 4 कार्बन है। तो इसमें देखो 112, इसमें देखो 664 माइनस 658 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। इसकी तो हमने 0 मान, इसी के कंपैरिजन में देख रहे थे, तो इसके कंपैरिजन में देखो तो 658 माइनस 658 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो ये 662.5 माइनस 658 इंटू 730। सर ये आपने क्या किया, हमारी समझ में नहीं आया, यहां तक तो समझ आ रहा था। तो ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने माना 0, क्योंकि ये मुझे देखना ना इसके कंपैरिजन में ये कितना है। मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं सपोज, 1 2 3, मतलब 4 फ्रेंड हैं। ठीक, एक के पास 10,000 रुपए है, एक के पास 12,000 है, एक के पास 13,000 है, एक के पास 8,000 है। अब मुझे देखना है इसके रिस्पेक्ट में कौन कितना अमीर है। ठीक है, इसके, ये सबसे अच्छा बच्चा है, ठीक है, हमेशा फर्स्ट आता है। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन कितना अमीर है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो A है वो 2,000 रुपए ज्यादा अमीर है B से, जो C है वो 3,000 रुपए ज्यादा अमीर है किससे, B से, और जो D है वो 2,000 रुपए क्या है, गरीब है। तो इसी तरह हमने इसको रेफरेंस माना, तो 0 माना इसको कि मान लो ये इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है। तो खुद देखो स्ट्रेन कितनी आ रही है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, रिंग स्ट्रेन 117 साइक्लोप्रोपेन में। तो देखो बेयर की थ्योरी से भी काम चल जाता है, बस गड़बड़ उसने क्या की कि इसको बना दिया। तो देखो स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें, स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई, स्ट्रेन या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं, और आपको पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अच्छा एक्सपेरिमेंट से देखो तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। एक्सपेरिमेंट से देखोगे तो ये दो वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, बराबर है। तो यहां तक लिखो, फिर अंग्रेजी लिखाता हूं। लिखो यहां तक, उसके बाद देखो, लेसर द हीट ऑफ कंबशन पर CS2, lesser the heat of combustion per CS2, more will be the stability, more will be the stability। ठीक, आगे देखो, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। So if we take its angular strain equal to 0, if we take its angular strain equal to 0,
देन साइक्लोप्रोपे, बस आगे वो लिख लो जो लिखाया आपको। ठीक है, इसके बाद लिख लो अकॉर्डिंग टू डेटा साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेप्टेन आर इक्वली स्टेबल। ठीक है, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। साइक्लोप्रोपेन, लिखो साइक्लोप्रोपेन इज कंप्लीटली प्लेनर। Cyclopropane is completely planar। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन है। अब इसके जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, देखो sp3 है, ये सारे एक के सामने एक होते हैं, बिल्कुल इक्लिप्स्ड होते हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में। ठीक, इक्लिप्स मतलब बिल्कुल एक के पीछे एक आ रहा था, जैसे सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में देखो सन नहीं दिखता है क्योंकि सन के सामने मून आ जाता है। देखो साइक्लोप्रोपेन इज कंप्लीटली प्लेनर। जब भी मैं बोल रहा हूं तो मेरा मतलब केवल क्या है, कार्बन चेन से है। हाइड्रोजन तो देखो एक ऊपर है एक नीचे, हाइड्रोजन तो बोर्ड से एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो प्लेनर जब भी बोल रहा हूं तो प्लेनर से मतलब क्या है, कार्बन स्केलेटन। तो देखो साइक्लोप्रोपेन इज कंप्लीटली प्लेनर। ऑल द CH bonds eclipsed form, all the CH bonds are in eclipsed form, so there is very high torsional strain, so there is very high torsional strain। ठीक, अब लिखो साइक्लोब्यूटेन, लिखो साइक्लोब्यूटेन, देखो साइक्लोब्यूटेन कैसा होता है, इसमें भी अगर ये प्लेनर रहेगा तो क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन आएगी। इसीलिए प्लेनर ना रहते हुए ये क्या बन जाता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई तो ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है, मतलब एक विंग ऐसे होता है बटरफ्लाई का, एक ऐसे होता है। तो लिखो टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए साइक्लोब्यूटेन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, so it becomes non-planar। ये देखो बटरफ्लाई टाइप के बन गया। अगर आप ऐसे देखो तो एक बटरफ्लाई है, ये ऐसे ऐसे बटरफ्लाई जैसे उड़ती है ना। ठीक, अब नहीं दिख रहा बटरफ्लाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाइड्रोजन लगा लो भाई चाहो तो इसमें। तो ये हल्की सी प्लकर्ड फॉर्म में आ जाती है, इसको क्या बोलेंगे, ये। ठीक है,
नॉन प्लेन लिखो, नॉन प्लेनर होने से नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्लिप्स्ड। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन बनाते हैं तो इसका असली स्ट्रक्चर क्या है, ये ठीक। लिखो अब साइक्लोपेंटेन, खास बात क्या है कि इसमें नेबरिंग हाइड्रोजन आर नॉट इक्लिप्स्ड। इस टाइप की रिंग को क्या बोलते हैं, प्लकर्ड रिंग। प्लकर्ड रिंग मतलब जो हल्की से झुक जाए, कहीं भी एक तरफ से झुक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्लकर्ड रिंग। अब लिखो साइक्लोपेंटेन, लिखो साइक्लोपेंटेन में रिंग स्ट्रेन वैसे भी बहुत कम होती है। हमने देखा ही साइक्लोपेंटेन में एंगल 108 होता है तो लगभग पास ही पास होता है। तो लिखो साइक्लोपेंटेन में रिंग स्ट्रेन बहुत ही कम होती है, लेकिन 5 कार्बन एक ही प्लेन में होने की वजह से, देखिए 2 टाइप की स्ट्रेन है। एक है ये एंगल वाली स्ट्रेन, जिस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, रिंग स्ट्रेन, यानी ये 90 है, जैसे ये 60 है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो एक तो ये हो गई स्ट्रेन, इसको क्या बोलोगे, रिंग स्ट्रेन। दूसरी स्ट्रेन कौन सी होगी, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या होता था, ये देखो, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या होता था, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो साइक्लो इन दोनों में क्या, रिंग स्ट्रेन भी है और टॉर्सनल स्ट्रेन से ये बच रहे हैं, लेकिन रिंग स्ट्रेन से नहीं बच पा रहे हैं। ये जो नॉन, इसमें चाहो तो लिख लो, नॉन प्लेनर होने से इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन से तो ये बच गया, लेकिन रिंग स्ट्रेन अभी भी इसमें है। टॉर्सनल स्ट्रेन से तो ये थोड़ा सा बच गया, लेकिन रिंग स्ट्रेन अभी भी इसमें है। रिंग स्ट्रेन क्या, एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, कितना है, 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन देखो, द रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन इज वेरी लेस because angle is very close to 109 degree 28 minutes, बट एक ही प्लेन में 5 कार्बन अगर होंगे एक ही प्लेन में अगर 5 कार्बन होंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी, तो टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी, ठीक। तो लिखो, टू रिड्यूस द टॉर्सनल स्ट्रेन 1 कार्बन comes out of plane, 1 carbon comes out of plane, and the ring will become like an open envelope। ये देखो, ये envelope है, इसको खोला, ring will become like an open envelope। ठीक, जैसे एनवेलप को खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखो, साइक्लोहेक्सेन। लिखो, साइक्लोहेक्सेन हैज अच्छा, एक बेयर्स थ्योरी में लिख लेना। एक देखो, एक पॉइंट बताना भूल गया, बेयर्स थ्योरी का। बेयर्स थ्योरी में लिख लेना कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कितनी होती है।
बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वहीं पे खोल के लिख लो 1090 की 28 मिनट माइनस ज्योमेट्रिकल बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लो एल्केन अपॉन 2। ठीक है, अब वापस आते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। इस पे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, लिखो साइक्लोहेक्सेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मर्स। भाई किसी में भी क्या होता है, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं। लिखो साइक्लोहेक्सेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मर्स out of which 4 are studied. Out of which 4 are studied. देखो चेयर, ये देखो सर, ये चेयर जैसा तो हमें नहीं दिख रहा। कुछ सोचो, आदमी ऐसे बैठा हुआ है। अब देखिए चेयर, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। ठीक, तीसरा देखो बोट। देखो ये बोट जैसा तो दिख ही रहा होगा आपको। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इन दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल। ठीक, तो होता क्या, चेयर जो है जब बोट में जाती है तो पहले वो बनाती है ट्विस्ट बोट। देखो कैसे, ये क्या है? ट्विस्ट बोट। ठीक, और फिर अगला होता है हाफ चेयर। इसके नीचे बना देता हूँ, दिख नहीं रहा ठीक से। हाफ चेयर, तो हाफ चेयर में क्या, देखो अभी तक तो चेयर जैसा ही हिस्सा है। अब यहाँ लेग सपोर्ट भी था, वो लेग सपोर्ट हटा लो तो ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं? हाफ चेयर। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें क्या होती है? एक्सियल स्ट्रेन 0, टॉर्सल स्ट्रेन 0, ऑल आर इन, ये क्या होता है? स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। स्टैगर्ड फॉर्म यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक, अब इसमें भी एक्सियल स्ट्रेन 0 और टॉर्सल स्ट्रेन 0, लेकिन ये क्या होता है? लेस स्टेबल देन चेयर। ठीक, इसमें एंगल स्ट्रेन 0, ये सारे क्या थे? एंगल स्ट्रेन, लेकिन टॉर्सल स्ट्रेन वेरी हाई, क्योंकि ये देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा? इक्लिप्स्ड है कि नहीं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा? इक्लिप्स्ड। ये देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, और ये हाइड्रोजन भी ठीक से बनाओ। ये देखो
इनको क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो ये देखो ये कितने पास पास आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें एंगल स्ट्रेन जीरो होती है, बिल्कुल जीरो, कोई एंगल स्ट्रेन नहीं। ये 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट बना लेता है, नो एंगल स्ट्रेन। लेकिन इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होती है, हाई, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इक्लिप्स हो रहा है। तो लिख लो C2 C3 एंड C4 C1। और ये दोनों में भी तो ऐसे ही होगा हाइड्रोजन, ये देखो ये मैं बना नहीं रहा हूं। और C5 C6 क्या होंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म में होंगे। ठीक, ये किसमें है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में। ये कौन सा था भाई, बोट। ठीक, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, तो ये क्या पेश करेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगी कि लोन पेयर की स्ट्रेन, ये देखो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। और ये दोनों कौन सी करेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडरवॉल स्ट्रेन। लिख लो भाई, फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, वंडरवॉल जो भीड़ भाड़ की वजह से होती थी, या फिर स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, यही आपको याद रखना है। सबसे पहले चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, और फिर हाफ चेयर। ठीक, अगर मैं सीक्वेंस रखूं तो चेयर होता है, तो चेयर से बनती है हाफ चेयर, हाफ चेयर से बनती है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से बनती है बोट, फिर बनती है ट्विस्ट बोट, फिर बनती है हाफ चेयर, और फिर बनती है चेयर। ये याद रखना आसान है भाई, चेयर को और बोर्ड को यहां रखो। ठीक, याद कैसे रखोगे, चेयर के आजू बाजू हाफ चेयर और बोर्ड के आजू बाजू क्या, ट्विस्ट बोर्ड, बस। तो ये याद रखो, चेन से ऐसे चलाना, इधर चेयर लिखो इधर बोर्ड लिखो, और चेयर के आजू बाजू क्या होगी, हाफ चेयर, और बोर्ड के आजू बाजू क्या होगी, ट्विस्ट बोर्ड। अगर इसका हम एनर्जी डायग्राम बनाएं, बेटा इस पूरी कहानी में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वालों के लिए खासकर। अगर मेडिकल में सवाल आया तो मुझे उम्मीद है अगर आपको केवल ये याद है तो बस आपका काम हो जाएगा। ये मत भूलना बस, और ये पहचानना मत भूलना कि कौन सा वाला कौन सा है, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। फिर बोल रहा हूं, क्या याद रखना है, 4 मेन होते हैं, ये 4, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए और इसको आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, हल्का सा मैं बनाऊंगा, तो ये हल्का सा यूं बनाऊंगा मैं, ये देखो अब ठीक है, अब ठीक है। पहले उतना फील नहीं आ रही थी, ये बेटा ठीक करना, इसको उतनी फील नहीं आ रही थी मुझे, अब इसमें फील आ रही है। ठीक है, तो आपको ये पहचानने आने चाहिए, और जेई के लिए ये सब कहानियां हैं। ठीक, तो एनर्जी डायग्राम बनाए भाई। मान लो चेयर से शुरू किया,
चेयर से क्या रहेगा, हाफ चेयर। ये देखो चेयर, और फिर क्या है, हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोट, और फिर से हाफ चेयर, फिर से चेयर। वही सीक्वेंस है, देखो चेयर के बाद बनी हाफ चेयर, हाफ चेयर के बाद ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बोट, बोट के बाद ट्विस्ट बोट, क्योंकि बोट की एनर्जी ज्यादा है इन दोनों से। अब थोड़ा सा सोचोगे तो डायग्राम खुद बना सकते हो, ठीक। This finishes our conformational isomerism for JEE Mains as well as NEET. अब हम करेंगे जो सबसे टफ है, ऑप्टिकल। एक मैंने छोटी सी गलती की, आपको बोला था 12-13 पेज अभी छोड़ दो, तो वो अभी के बजाय ज्यादा बेटर होता अगर आप अभी छोड़ते 12 पेज। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर 12 पेज छोड़ दिए थे वहां पर तो भी ठीक है, नहीं छोड़े थे तो अब भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी ऑर्डर, और दूसरा पहचानना आना चाहिए, बस।